बैठ गए। चलिए, आ जाइए। हटा दीजिए, कमेंट हटा दीजिए। है ठीक है सब। आपको भारतीय संविधान का भाग 5 खत्म हो गया था। भारतीय संविधान के भाग 6 को देखना है और भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन की चर्चा है। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन की चर्चा है। राज्य के शासन, राज्य का शासन, राज्य का शासन। देखिए, जो राज्य का शासन है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 राज्य के शासन के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 देता है। जैसे संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़े हैं। संघ के शासन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़े हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसी प्रकार से राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। राज्य के शासन को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं और राज्य के शासन को भी जो हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं उसमें कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संघ के शासन में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आते थे। उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका के अंतर्गत, राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ये सब आते हैं। और जैसे केंद्र के विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा आता था, उसी प्रकार से राज्य की विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद आता है। विधानसभा और विधान परिषद आता है। इसके बाद जैसे केंद्र के संदर्भ में न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आता था, उसी प्रकार राज्य के संदर्भ में न्यायपालिका के अंतर्गत आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय आता है। वही फॉर्मेट है भाग 5 के फॉर्मेट पर ही भाग 6 है। भाग 5 को काफी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है और अगर भाग 5 को आपने अच्छे से समझा है, भाग 6 में कुछ है ही नहीं। बस अनुच्छेद अलग है, कंसेप्ट कुछ अलग है ही नहीं। इसलिए आप किताब में भी जाकर देखिएगा,
भाग 5 काफी विस्तार पूर्वक मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। भाग 6 एकदम हल्का फुल्का वे में समेट दिया है। मूलतः अनुच्छेद भाग 6 में लिख दिए हैं, बाद बाकी काम खत्म। किसी भी किताब में आप पलट के देखिएगा, भाग 5 और भाग 6, भाग 5 काफी विस्तार पूर्वक मिलेगा, भाग 6 काफी शॉर्ट में मिलेगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट है। हर चीज को दोबारा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मूल तौर पर जो अनुच्छेद चेंज हो गए हैं बस उसकी चर्चा कर लेना है, काम खत्म है। तो राज्य के शासन के अंतर्गत जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की चर्चा है अनुच्छेद 153 से 167 कार्यपालिका की चर्चा है। अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167। विधायिका की चर्चा है 168 से 213 तक, 213 तक। और न्यायपालिका की चर्चा है 214 से 237 तक, 214 से 237 तक, यानी अनुच्छेद 214 से 237 तक। तो जैसे संघ के शासन में सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका को पढ़े थे, उसी प्रकार से राज्य के शासन में भी सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका को पढ़ेंगे। अर्थात सबसे पहले हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता को पढ़ेंगे, और फिर विधानसभा, विधान परिषद, और फिर उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले प्रारंभ हम करने जा रहे हैं कार्यपालिका से, अर्थात यहां पर सबसे पहले हम आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं राज्यपाल से, अर्थात अंग्रेजी में कहे तो गवर्नर से। तो राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल यानी गवर्नर। गवर्नर, देखिए गवर्नर से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 161, ये अनुच्छेद सीधे तौर पर गवर्नर से संबंधित है। ये अनुच्छेद सीधे तौर पर गवर्नर से संबंधित है। ये अनुच्छेद जो सीधे तौर पर गवर्नर से संबंधित है, अनुच्छेद वाइज ही राज्यपाल को देख लेते हैं, और अनुच्छेद वाइज राज्यपाल को समझ लीजिए, आपका काम खत्म है। और थोड़ा बहुत राज्यपाल के विषय में और भी हम आपको बता देंगे, काम खत्म है। तो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 153। अर्थात भारत के भीतर जो 28 राज्य है, 28 राज्य में एक एक राज्यपाल होगा। बिहार है, बिहार में एक राज्यपाल होगा। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल होगा। झारखंड है, झारखंड में एक राज्यपाल होगा। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 153। लेकिन इसका आप कदापि मतलब यह नहीं निकालेंगे कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है। नहीं, एक व्यक्ति कभी कभी एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। जैसे फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। मान लिया जाए फागू चौहान, अच्छा एक मिनट, फागू चौहान चेंज हो गए, कौन बने? अच्छा आराम से राजेंद्र कार्लेकर, राजेंद्र आर्लेकर। हम फागुए चौहान पे थे अभी तक।
चलिए ठीक है। जैसे मान लिया जाए राजेंद्र आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं, और मानिए कि आकस्मिक झारखंड के राज्यपाल का पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो झारखंड के राज्यपाल का पद खाली हो गया। तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को झारखंड का भी प्रभार दे दिया जाएगा और कहेगा कि झारखंड का भी आप कुछ समय तक देखिए। तो ये जो अनुच्छेद 153 यह कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के कार्यभार को नहीं संभाल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बशर्ते एक संविधान संशोधन हुआ है, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ है, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में स्पष्ट तौर पर यह बात कह दिया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहां पर 2 बात कंपटीशन के लिहाज से। एक बात यह, कौन अनुच्छेद कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और दूसरी बात कि संविधान संशोधन के जरिए यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यह प्रावधान किया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। ये 2 बात। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 देखिए, जो अनुच्छेद 154 है, अनुच्छेद 154 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 154 है, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से होंगे। इसका मतलब होता है राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से होंगे। इसका मतलब यही होता है, राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से होंगे। इसका मतलब यही होता है। और राज्य सरकार के सभी काम जो राज्यपाल के नाम से होते हैं, राज्यपाल अपना काम या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति अपना काम या तो स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं, उसी प्रकार से अगर बात राज्यपाल की करें तो राज्यपाल भी अपना काम या तो स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। तो दोनों सेम है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को लेकर के परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया गया, राष्ट्रपति को लेकर के परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया गया, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना काम करते हैं, आंसर हो जाएगा स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। राष्ट्रपति को लेकर पूछ दिया है, हो सकता है राज्यपाल को लेकर के पूछे, तो हो सकता है राज्यपाल को लेकर पूछे, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं करवाते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। स्वयं करवाते हैं या स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। दोनों बात सेम है। क्लियर है ये बात? इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, सॉरी अनुच्छेद 155। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 154 में भी 2 बात। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में।
दूसरी बात, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 154। और तीसरी बात, राज्यपाल अपना काम करते हैं स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद यह कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो जो अनुच्छेद 155 है, अनुच्छेद 155 हमें दो प्रकार के बात की जानकारी देता है। अनुच्छेद 155 एक इस बात की हमें जानकारी देता है कि अनुच्छेद 155 एक इस बात की जानकारी हमें देता है कि राज्यपाल एक नियुक्त होने वाला अधिकारी है, और दूसरी जानकारी यह देता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और तीसरी बात तो यह है कि राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी प्रावधान की चर्चा अनुच्छेद 155 में है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 156 है, इसमें राज्यपाल से संबंधित एक जानकारी तो यह मिलता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो अनुच्छेद 156 है यह हमें राज्यपाल के कार्यकाल के विषय में जानकारी देता है। सामान्य तौर पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक राज्यपाल के पद पर रहे, कोई जरूरी नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक पद है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, डगरा पर का बैगन है, या ई कहेंगे तो विवाद हो जाएगा ना, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो मत समझिए। सब बात समझना जरूरी थोड़े है, एकदम जरूरी नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है संवैधानिक तौर पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष तक राज्यपाल अपने पद पर ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। इसके बाद यह जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 156, यह भी कहता है कि पद पर रहते हुए राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर के पद छोड़ सकता है। तो राज्यपाल के कार्यकाल के विषय में जानकारी अनुच्छेद 156 देता है, साथ ही साथ उसके त्यागपत्र के विषय में भी जानकारी अनुच्छेद 156 ही देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर के पद छोड़ सकता है। और राज्यपाल एक प्रसाद प्रयत्न पद है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद है। कोई भी व्यक्ति तब तक राज्यपाल के पद पर रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति चाहे, तब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर रह सकता है। राज्यपाल को जब राष्ट्रपति हटाना चाहेगा तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से किसी राज्यपाल को नहीं हटाता है, बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर ऐसा काम करते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं, और राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटाते भी हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो अनुच्छेद 156 दो प्रकार की जानकारी हमें देता है, उसके कार्यकाल, उसके त्यागपत्र, दोनों विषय में जानकारी अनुच्छेद 156 हमें देता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 157।
अनुच्छेद 157 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 157 है यह हमें राज्यपाल के बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उस विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 157। राज्यपाल बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 157 देता है। नोट में तो बहुत कुछ लिख दिए हैं, लेकिन अनुच्छेद 157 को भारत के संविधान में आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 157 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है, भारत के भीतर किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए पहला शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा शर्त यह है कि उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। भारत का नागरिक हो और उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। यह दो शर्त को जो भी व्यक्ति फुलफिल करता है वह राज्य का राज्यपाल बन सकता है। और जो अभी मांझी जी ये बात सत्य है, मांझी जी ये चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं रहे लेकिन कोई पद पर बने रहे, इसलिए मांझी जी एनडीए के साथ हैं और उनकी प्रबल इच्छा है कि उन्हें केंद्र की मोदी सरकार किसी राज्य का राज्यपाल बना दे। लेकिन मोदी सरकार है। नीतीश जी भी चाह रहे थे कि उन्हें राष्ट्रपति बना दे, नहीं बनाया, नीतीश जी हट गए, और मांझी जी चाह रहे हैं राज्यपाल बना दे। जब तक थोड़ा आशा है तब तक ठीक है, जिस रोज आशा खत्म हो गया फिर ये भी पलटी मारेंगे, समझ। वो बिहार का दूसरा पलटू राम है, वो भी कोनो ठीक आदमी थोड़े है तो नीतीश जी के ही छत्र छाया में राजनीतिक तौर पर ऊपर उठे हैं तो गुण तो होगा ही, ठीक है। तो अनुच्छेद 157 हमें राज्यपाल बनने की योग्यता के विषय में जानकारी देता है कि योग्यता क्या है। बस दो योग्यता है, भारत का नागरिक, उम्र कम से कम 35 वर्ष, भारत का नागरिक और उम्र कम से कम 35 वर्ष, ठीक है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 158। जो अनुच्छेद 158 है यह राज्यपाल पद की शर्त के विषय में बताता है, कंडीशन के विषय में बताता है कि राज्यपाल पद का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। राज्यपाल पद का शर्त क्या है? कुछ होने शर्त है। शर्त यही है कि अगर राज्यपाल के पद पर हैं तो दूसरा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। शर्त यह है कि अगर कोई संसद सदस्य राज्यपाल बना है तो संसद सदस्यता से त्याग पत्र देगा। अगर कोई विधान मंडल के सदस्य राज्यपाल बने हैं तो विधानमंडल की सदस्यता से त्याग पत्र देगा। शर्त यही है कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए राज्यपाल को जो मिलने वाला भौतिक सुख सुविधा है वो उठाएंगे, उनको जो वेतन मिलता है वेतन उठाएंगे। और राज्यपाल को वेतन मिलता है 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया। और ध्यान रखिए राज्यपाल का पेंशन नहीं है, राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलता है, राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलता है, राज्यपाल को सिर्फ वेतन मिलता है। और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया पर मंथ होता है। और राज्यपाल को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्यपाल को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, क्योंकि राज्यपाल काम करता है राज्य के लिए। अब आप काम जिसके लिए करेंगे वेतन वही ना देगा। काम आप मेरे लिए करेंगे तो वेतन हम देंगे, काम आप किसी और के लिए करेंगे तो वेतन वो देगा। राज्यपाल राज्य के लिए काम करता है तो स्वाभाविक सी बात है राज्यपाल को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्यपाल को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 159। जो अनुच्छेद 159 है, जो अनुच्छेद 159 है, अनुच्छेद 159 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 159 है यह अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में बताता है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में बताता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। देखिए कोई भी संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, किसी भी संवैधानिक पद पर जब आप आसीन होते हैं और जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को लेकर तैयार होते हैं
तो सबसे पहले आपको शपथ दिलाया जाता है। शपथ ग्रहण के बाद ही आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। शपथ ग्रहण के बाद ही आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। तो राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से पहले शपथ ग्रहण करते हैं और राज्यपाल को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर कोई व्यक्ति बिहार का राज्यपाल बनकर आया है तो बिहार में जो पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिहार के राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल बनकर आया है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो हाईकोर्ट प्रयागराज हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो राज्यपाल को शपथ की अगर बात की जाए तो राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है 160, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160। देखिए, अगर किसी भी कारणवश कैसे भी राज्यपाल का पद खाली होता है, राज्यपाल का पद खाली होता है, तो उस स्थिति में अगर किसी भी कारणवश राज्यपाल का पद खाली होता है, राज्यपाल का पद खाली होता है, तो उस स्थिति में अब राज्यपाल का पद किसी राज्य में खाली होगा, बिहार में, बिहार का राज्यपाल है तो बिहार में मान लिया जाए कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का किसी कारणवश पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो अचानक बिहार के राज्यपाल का पद खाली हो गया। तो अगर अचानक किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो राज्यपाल के तौर पर कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद 160 में यही है कि अन्य आकस्मिक स्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे, इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है अचानक, तो उस राज्य के राज्यपाल के तौर पर काम कौन करेंगे, इसका निर्धारण करते हैं भारत के राष्ट्रपति। मतलब बिहार के राज्यपाल का पद किसी स्थिति में खाली हो गया तो बिहार के राज्यपाल के तौर पर काम कौन करेंगे, इसका निर्धारण द्रौपदी मुर्मू करेंगी। यही बात है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है। राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार प्रदान करता है। और जैसे राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमादान प्रदान करता है, क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन, उसी प्रकार से राज्यपाल भी 5 प्रकार से क्षमा प्रदान कर सकता है। क्षमा, परिहार, विराम, लघुकरण, प्रविलंबन। अभी क्या होता है, राष्ट्रपति को पढ़ाते हुए हम आपको समझा चुके हैं, एक बात को हम 72 बार समझाने जा रहे नहीं है। नहीं समझते हैं, ठीक है, समझते हैं तब पर भी ठीक है, क्योंकि आपको कितना भी पढ़ा देंगे, कितना भी दे देंगे, तो आपको जो सोचना है आप वही सोचेंगे, आपको जो करना है आप वही करेंगे। अभी एक लड़का कमेंट कर रहा था, सर अभी भी आप क्लास ले रहे हैं तो हम रिवीजन कब करेंगे। इतना दिन से नाना जी का घंटा डोला रहा था, है? जैसे जैसे पढ़ते गया वैसे वैसे रिवीजन करते जाता, तो आज तुमको यह सवाल करने का जरूरत नहीं होता। यही होता है, यही होता। इसी चीज को लेकर हम कहते हैं सामान्य स्थिति में अगर आप
पढ़ेंगे। सामान्य स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करेगा तो उसको अंतिम में हाय बाप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्य दिनों में वो जाएगा गंगा घाट, जब क्लास होगा ये जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ेगा नहीं, वो जाएगा गंगा घाट घूमने के लिए, वो जाएगा छठ मनाने के लिए, वो जाएगा दशहरा मनाने के लिए, और अंतिम टाइम में कहेगा हम रिवीजन करेंगे। नाना जी का घंटा डोला वैसे रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, समझे। तो सामान्य दिनों में पढ़ना चाहिए। अगर सामान्य दिनों में आप पढ़े होंगे और जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे किए होंगे तो आपके दिमाग में एक भी सवाल नहीं होगा। लेकिन उस टाइप के पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मुश्किल से 100 में 10, मुश्किल से 100 में 10, समझ गए, यही बात है। अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे जब कारगिल का युद्ध हुआ था, अगर सामान्य दिनों में हमारे सैनिक पसीना बहाते बॉर्डर पर तो हमें खून बहाने की जरूरत नहीं होती। कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ये बात कहे थे। हुआ ये था, कारगिल का युद्ध क्यों हुआ है पता है? अरे जानते होंगे महाराज आप लोग, हम तो क्लास में बोलते हैं ये बात, क्लास में पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाने के दौरान ये बात हम जरूर बोलते हैं, क्योंकि ये बात विद्यार्थी से संबंधित है। समझ गए, बोले होंगे, जरूर बोले होंगे, हम जरूर बोले होंगे, और नहीं बोले हैं तो जानना कौन जरूरी। समझ गए। चलिए आइए, तो अनुच्छेद 161 यही क्षमादान, क्षमादान, ठीक है। अब देखिए, क्षमादान को लेकर राष्ट्रपति को जो अधिकार है वही अधिकार राज्यपाल को है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड तक को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, यही बेसिक अंतर है। बाद बाकी क्षमा को लेकर जो अधिकार राष्ट्रपति को है वही राज्यपाल को है, विराम को लेकर जो अधिकार राष्ट्रपति को है वही राज्यपाल को है, परिहार को लेकर जो स्थिति राज्यपाल राष्ट्रपति को है वही राज्यपाल को है। सब चीज सेम सेम है। तो ये राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हुए, और राज्यपाल से संबंधित हमारे ख्याल से महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी अगर आप याद रख लेते हैं तो परीक्षा में आपका काम चल जाएगा। अब राज्यपाल से संबंधित जो अन्य चीजें हैं, राज्यपाल से संबंधित अन्य चीजों को भी एक एक करके हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हमने आपको बताया है उसको जो है हम लोग याद करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आइए, कौन अनुच्छेद कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? 100। कौन अनुच्छेद कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता? हां। कौन सा संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं? 7वां संविधान संशोधन 1956। कल से जो है कुछ विद्यार्थी बरसाती मेढक बन गया है, एकदम टर टर कर रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तोरा से कुछ नहीं होगा। जो इतना दिन तक कुछ नहीं किया उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। समझ गए। आगे बताइएगा, कौन अनुच्छेद कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा? 100। जो सामान्य दिनों में मेहनत किया होगा रिजल्ट उसी का होगा। ई जो सोचेगा कि अंतिम में हम हाय बाप करके कर ले रिजल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल, एकदम इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। समझ गए। कुछ नहीं करवाने के दौरान पिछले 1 साल से कम 10 बार बोले होंगे सफलता का मतलब त्याग, त्याग का मतलब सफलता। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में तो भरा हुआ है भूसा। तो ये बात दिमाग में जाएगा कैसे? मनाइएगा छठ, मनाइएगा दिवाली, मनाइएगा होली, बाद में परीक्षा के टाइम में टरटराइएगा फलना हो गया चिलना हो गया। जो नाना जी का घंटा डोला। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, यह बात कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता है? राज्यपाल अपना काम करते हैं स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल अपना काम करवाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 100।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? राज्यपाल के कार्यकाल के विषय में जानकारी कौन? 100 राज्यपाल के कार्यकाल के किसे त्यागपत्र देकर? किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, ठीक है। आगे, राज्यपाल बनने की योग्यता के विषय में जानकारी कौन है? क्या कोई अमेरिका का नागरिक भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है? नहीं ना बन सकता है। राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है ना? आवश्यक है ना? चलिए ठीक है। इसके बाद आप हमको यह बात बतलाइए कि जो है राज्यपाल बनने के लिए उम्र कम से कम कितना? उम्र कम से कम कितना? अच्छा, इसके बाद राज्यपाल पद की शर्तों के विषय में जानकारी। 158। राज्यपाल का वेतन कितना? 3,50,000। राज्यपाल को वेतन कहां से मिलता? राज्य की संचित निधि। राज्यपाल को वेतन कहां से मिलता है? राज्य की संचित। राज्यपाल को पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। इसके बाद आगे बताइएगा कि अगर कोई संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्य राज्यपाल पद पर आसीन हुए हैं तो उन्हें राज्यपाल बनते हुए ही संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, हाँ ना? हाँ। इसके बाद राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी कौन? शपथ ग्रहण के विषय में अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे बताइएगा कि अन्य अकस्मातों में यानी अन्य आकस्मिक स्थितियों में अगर राज्यपाल का पद रिक्त होता है तो राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेंगे, यह तय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 100। राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 100। राष्ट्रपति के अनुकूल ही राज्यपाल कितने प्रकार से क्षमादान? कितने प्रकार से? राष्ट्रपति के अनुकूल ही राज्यपाल कितने प्रकार से कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में बेसिक अंतर क्या? राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता और राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है। मृत्युदंड को माफ कर सकता है, समझ गए? तो राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता लेकिन राष्ट्रपति कर सकते। क्लियर है ये बात? चलिए, अब इसके बाद अब आप आगे सुनिएगा। जैसे अब हर राज्य में तो अलग अलग राज्यपाल बने हैं, तो हर राज्य के राज्यपाल को जानना जरूरी नहीं है, परंतु बिहार प्रथम और वर्तमान में कौन है इसको जानना जरूरी है। तो वर्तमान में तो आप सब लोग जानते हैं राजेंद्र आर्लेकर, और बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल बने हैं जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम। तो बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम और वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर। वर्तमान में राजेंद्र आर्लेकर। और दूसरी बात, किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी है। आजादी के ठीक बाद बनी थी, 1947 के ठीक बाद बनी थी। तो ये 3 बात आपको याद रखना जरूरी है। ये तीनों फैक्ट है, याद रखना बहुत जरूरी है। तो बता दीजिए, बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल जयराम दास। बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल, वर्तमान में बिहार राज्य का राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। इसके बाद किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती सरोजनी नायडू। कहां की बनी है? उत्तर प्रदेश। अब इसके अलावे आप जानिए, देखिए जैसे राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति होते हैं, राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार, विधायिका संबंधी अधिकार, उसी प्रकार से राज्यपाल के भी कार्यपालिका संबंधी अधिकार होते हैं, विधायिका संबंधी अधिकार होते हैं। तो राज्यपाल के जो कार्यपालिका और विधायिका संबंधी अधिकार होते हैं, इस विषय में आप जानिए।
जैसे राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार में हम आपको क्या बतलाए थे? हम आपको यह बतलाए थे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वही सब राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत आते थे। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा जो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, वह राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, महाधिवक्ता राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो ये जो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यही राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी अधिकार है। इसके बाद राज्यपाल के विधायिका संबंधी अधिकार, राज्यपाल के विधायिका संबंधी अधिकार, विधायिका, राज्य विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, अभी ही थोड़ा देर पहले हमने आपको स्पष्ट किया है। राज्य विधायिका के अंतर्गत आता है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद को लेकर राज्यपाल को जो अधिकार होता है, वह राज्यपाल के विधायिका संबंधी अधिकार होते हैं। राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के सत्र को आहूत कर सकते हैं, अर्थात शुरू कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, अर्थात समाप्त कर सकते हैं। तो राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के सत्र को आहूत अर्थात शुरू कर सकते हैं और सत्रावसान अर्थात समाप्त कर सकते हैं। फिर आपको अगर राज्य विधायिका के अंतर्गत विधानसभा विधान परिषद है, अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है, दोनों में से कोई एक सदन सत्र में है, दूसरा सदन सत्र में नहीं है, और किसी कानून की आवश्यकता है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है, अर्थात जिस प्रकार से केंद्र के संदर्भ में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 देता है, उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 213 देता है, अनुच्छेद 213 देता है। इसके बाद राज्यपाल पहले विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन इस प्रावधान को तो अब समाप्त कर दिया गया है, इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। ये सब राज्यपाल के विधायिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राज्यपाल के विशेषाधिकार, राज्यपाल को यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि पद पर रहते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के भी पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। और जैसे राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इशारे पर दायां बायां, आगे पीछे, बाएं ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर राज्यपाल नाचते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर राज्यपाल नाचते हैं। तो राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सहयोग से काम करते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में हम अपना बहुमत खो दिया है, तो उसकी बात को मानना या ना मानना राज्यपाल पर निर्भर करता है। राज्यपाल का मन है मानने का मानेंगे, राज्यपाल का मन नहीं है नहीं मानेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, मान लिया जाए बिहार राज्य में ही बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, बिहार विधानसभा में 243 सीट है और किसी भी पार्टी
को बहुमत प्राप्त पार्टी तब माना जाएगा जब 243 सीट का 50% से अधिक सीट प्राप्त करेगा, अर्थात 122 या उससे अधिक सीट प्राप्त करेगा। मान लिया जाए कि बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ और किसी भी राजनीतिक पार्टी को 122 या उससे अधिक सीट प्राप्त नहीं हो सका, किसी भी पार्टी को 122 या उससे अधिक सीट प्राप्त नहीं हो सका, तो इस स्थिति में किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित राज्यपाल करेंगे, यह राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है। यहां पर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है, यहां पर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है। इसके बाद विधानसभा विधान परिषद द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 देता है। यह भी राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है, यह भी राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है। संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा राज्य के संदर्भ में सारा अधिकार तो राज्यपाल को ही है, लेकिन राज्यपाल के जितने भी संवैधानिक अधिकार है उसका प्रयोग करते हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल के जितने भी संवैधानिक अधिकार है उसका प्रयोग कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। यही राज्यपाल के विषय में हुआ, राज्यपाल खत्म हो गया। अब एक बार आप राज्यपाल को पढ़ लीजिए, राज्यपाल के विषय में और कुछ है ही नहीं। इतना याद रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। नहीं याद रखिएगा, काम नहीं चलेगा। समझ गए? आप ये मत सोचिएगा कि जो है सिलेबस खत्म करना है सर को तो इसलिए इतने पढ़ाए। इतना हाइये है, आज तक कभी सिलेबस खींचे हैं? हमारा इतिहास ही नहीं रहा है। समझ गए? तो हम खींच सकते ही नहीं है। किसी भी सिचुएशन में हमको ज्यादा पढ़ाना पड़े, लॉन्ग टाइम तक पढ़ाना पड़े, हम पढ़ाएंगे। समझे? राज्यपाल के विषय में इतना ही। आप किसी भी किताब में जाके पलट के देखिए ना, और कुछ नहीं है राज्यपाल के विषय में। जो है पढ़ा दिए हम आपको। लेकिन कुछ विद्यार्थी के दिमाग में कीड़ा है, तो कीड़ा है तो अपना दिमाग में कीड़ा घुसाते रहिए। हमको उससे खाक फर्क पड़ेगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ लीजिए एक बार। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए।
अनुच्छेद तो याद करवा ही दिए थे क्या? अनुच्छेद याद करवा दिए थे, बाद बाकी दीजिए तो जो है याद करवा देते हैं। बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता? मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सबकी नियुक्ति राज्यपाल न करता है। विधानमंडल के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार आए, और विधानसभा को भंग भी राज्यपाल ही करते हैं मुख्यमंत्री के सलाह पर। मुख्यमंत्री के सलाह पर विधानसभा को भंग कौन करते हैं? विधानसभा को भंग कौन करते हैं? किसके सलाह पर? अगर विधानमंडल सत्र में नहीं है, कानून की आवश्यकता है, तो राज्यपाल कौन अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी आए? राज्य का धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम विधानसभा में आता? राज्यपाल। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कौन करता है? राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत, समझ गए? तो यही सब चीज है, याद रख लीजिएगा। अब आ जाइए राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, पूछिए, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं उठ करके, तरीका से, सलीके से, ठीक है, जवाब देंगे हम। चलिए आगे आ जाइए। कुछ है ये नहीं है तो सवाल क्या पूछिएगा आप? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, कुछ छोड़ेंगे तब ना जी सवाल पूछिएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 161 तक देख लिए थे। इसके बाद जो मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद, यहां पर मंत्री परिषद का मतलब राज्य मंत्री परिषद, जो राज्य मंत्री परिषद है, राज्य मंत्री परिषद की चर्चा है अनुच्छेद 163 में, और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की चर्चा है अनुच्छेद 164 में। तो 163 और 164, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, दोनों अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164, दोनों अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अनुच्छेद बच रहा है, अनुच्छेद 162, महत्वपूर्ण नहीं है, नोट में भी दे दिए हैं, जान लीजिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य के अंतर्गत जो कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता आते हैं, इनके जो काम करने की शक्ति है, इनके काम करने की शक्ति में इजाफा किया जा सकता है। राज्यपाल के काम करने की शक्ति में इजाफा किया जा सकता है, मुख्यमंत्री के काम करने की शक्ति में इजाफा किया जा सकता है, मंत्री परिषद के काम करने की शक्ति में इजाफा किया जा सकता है, महाधिवक्ता के काम करने की शक्ति में इजाफा किया जा सकता है। इसी बात की चर्चा है अनुच्छेद 162 में, 162, अनुच्छेद 162 में। तो अनुच्छेद 162 में है राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की चर्चा अनुच्छेद 162 में है, अनुच्छेद 162 में। क्लियर है? इसके बाद आगे है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 162 में और कुछ है ही नहीं, उसको समझने और याद भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक इस प्रकार का प्रश्न किसी कंपटीशन में नहीं पूछा है, और हमको लगता है आगे भी नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 163 है यह कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में
सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसे राज मंत्री परिषद कहा जाएगा, जिसे राज मंत्री परिषद कहा जाएगा, राज मंत्री परिषद कहा जाएगा। और जो राज मंत्री परिषद होता है, राज मंत्री परिषद राज्यपाल के सलाह एवं सहयोग से ही काम करता है। राज मंत्री परिषद राज्यपाल के सलाह एवं सहयोग से ही काम करता है। सॉरी, राज्यपाल राज मंत्री परिषद के सलाह एवं, उल्टा बोल दिए, राज्यपाल राज मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से ही काम करता है। एक बार फिर से इस बात को बोल रहे हैं। अनुच्छेद 163 यह कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और जो मंत्री परिषद होता है उसे हम लोग कहते हैं राज्य मंत्री परिषद। और राज्य मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से ही राज्यपाल काम करते हैं। और ध्यान रखें, 44वां संविधान संशोधन 1978 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर दोबारा आता है तो फिर उस पर अनुमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद है वैसे ही राज्य मंत्री परिषद है। जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री 3 प्रकार के होते थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। उसी प्रकार से राज्य मंत्री परिषद में भी मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो अंतर केंद्र के संदर्भ में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में था, वही अंतर राज्य के संदर्भ में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में है। और जैसे केंद्र के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं हो सकता था, यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। उसी प्रकार से राज्य मंत्री परिषद में, उसी प्रकार से राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा, और कम से कम 12 और अधिक से अधिक संबंधित राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा। यह बात है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद जैसे केंद्र के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बन सकता है। उसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में भी अगर कोई व्यक्ति ना विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है फिर भी वह मंत्री बन सकता है, परंतु 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है। यही है, और क्या है, और कुछ नहीं है। और जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता था, वैसे ही राज्य मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता। यही है, और क्या, और कुछ नहीं है। यही 2, 4, 5 फैक्ट है, इसको याद रखना, और कुछ नहीं है। तो बताइएगा आप हमको, कौन अनुच्छेद यह कहता है, कौन अनुच्छेद यह कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हाँ, राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह एवं सहयोग को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह अधिकार राज्यपाल को केमा संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1900। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ना विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है तो क्या वह राज्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ या ना? हाँ, लेकिन कितने माह के भीतर सदस्यता लेना आवश्यक है? 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। समझ गए? राज्य मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के? ठीक है।
इसके बाद राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती? संबंधित राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक, संबंधित राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक, कम से कम 12, कम से कम। क्लियर है ये बात? आगे बतलाइएगा कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2000 किसमें किया गया है? 91वां संविधान संशोधन 2003 में। तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 164। देखिए अनुच्छेद 164 यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। यह अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 की हम बात करें तो अनुच्छेद 164 यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अर्थात अनुच्छेद 164 दो प्रकार की जानकारी हमें देता है। अनुच्छेद 164 एक जानकारी हमें यह देता है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाला एक अधिकारी है, और दूसरी जानकारी हमें यह देता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। देखिए सामान्य तौर पर किसी वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त राज्यपाल करते हैं जो विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जो विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किसको किया जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त उसको किया जाएगा जो बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। जो बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। जिस भी पार्टी या गठबंधन को 122 या उससे अधिक सीट प्राप्त होगा, वो पार्टी या गठबंधन अपना नेता चुनेगा। उसी नेता को बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त राज्यपाल करेंगे। उसी व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री बनता है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। और जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए यह जरूरी नहीं था कि लोकसभा का सदस्य हो, यह भी जरूरी नहीं था कि राज्यसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता आवश्यक थी, या नहीं भी है तो बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक। वही बात यहां मुख्यमंत्री में भी है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी यह जरूरी नहीं है कि विधानसभा का ही सदस्य हो, नहीं, एकदम नहीं। विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है, या कोई व्यक्ति दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी बन सकता है। लेकिन शर्त यही होता है कि 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना आवश्यक, दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना आवश्यक है। भले ही मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो, जैसे हमारे नीतीश कुमार जी विधान परिषद के सदस्य हैं, और विधान परिषद के सदस्य के तौर पर वे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता माना जाता है। और अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है
और उसको हटाने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकेगा। यानी हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वो ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ना ही उनको हटाने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो मतदान कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। लेकिन वही पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो विधानसभा की सदस्य है, इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती है। और साथ ही साथ अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह अपने पक्ष में मतदान कर सकती, यह बात याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो राज्य के संदर्भ में जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। आज भी बिहार के भीतर बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री किए होंगे। दूसरी बात, राज्यपाल जो भी करते हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सहयोग से ही करते हैं। तीसरी बात, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। जैसे हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना प्रवक्ता होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता मुख्यमंत्री होता है। जैसे बिहार सरकार है, बिहार सरकार का मुख्य प्रवक्ता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और वर्तमान में श्री नीतीश कुमार जी पिछले लगभग 18 साल से अधिक समय से जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। बीच में कुछ दिन के लिए जीतन राम मांझी बने थे, बाद बाकी हर समय उन्हीं का शासन रहा है, समझ गए। तो यही है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है और मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि कोई व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जैसे नीतीश कुमार जी को देखिए, पिछले लगभग 18 वर्षों से बिहार राज्य के विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, तो श्री नीतीश कुमार जी पिछले लगभग 18 वर्ष से अधिक समय से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। तो यह तो हमें यही बतलाता है कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। अपने कार्यकाल के दौरान अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर के पद छोड़ सकते हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल ही दिलाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। और अगर राज्यपाल यह चाहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय से उसे अवगत होना है। अगर राज्यपाल यह चाहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय से राज्यपाल अवगत होना चाहता है, तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को अवगत करवाएंगे। इस बात की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में, 167 में अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य के विषय में बतलाता है, या अनुच्छेद 167 यह कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से राज्यपाल को अवगत मुख्यमंत्री करवाएंगे। उससे पहले एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 166, राज्य सरकार के कार्य संचालन के विषय में जानकारी अनुच्छेद 166 देता है। यानी राज्य सरकार का जो काम सब होता है, राज्य सरकार का काम सब जो होता है, उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 166 देता है।
उससे पहले एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 है, अनुच्छेद 165 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल होगा। और जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ही राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय में रखने का काम करता है। राज्य सरकार पर कोई भी केस होता है, राज्य सरकार पर कोई भी केस होता है तो उसका पक्ष, राज्य सरकार का पक्ष, उसका पक्ष मतलब राज्य सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ही रखने का काम करता है। और जैसे महान्यायवादी होता है केंद्र के संदर्भ में, वैसे राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता होता है। जैसे महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद होता है, उसी प्रकार से महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद होता है। राज्यपाल जब चाहे तब किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद से हटा देंगे और राज्यपाल जब तक चाहेंगे तब तक किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर रख सकते हैं। और राज्य के महाधिवक्ता के तौर पर राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। और कोई भी राज्य महाधिवक्ता पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और राज्य के महाधिवक्ता को वही वेतन भत्ता मिलता है जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को मिलता है, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है। और जैसे महान्यायवादी संसद के सदनों में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, संसदीय समिति की बैठक में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से महाधिवक्ता विधानसभा में, विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। और राज्य के संदर्भ में जो संसदीय समिति होगा उसकी भी बैठक में जाकर के बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। यही महाधिवक्ता के विषय में हुआ। अर्थात मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के विषय में हमने आपको बतला दिया है। अर्थात राज्य की कार्यपालिका की अगर आप बात करेंगे तो राज्य की कार्यपालिका आपका समाप्त हो गया है। आगे हम लोगों को देखना है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद आता है। आगे विधानसभा, विधान परिषद की हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राज्य मंत्री परिषद से लेकर महाधिवक्ता तक आप पढ़िए, पढ़िए, जल्दी पढ़िए, फिर याद करवाएंगे। पढ़िए।
पढ़ लिए? पढ़िए। गुरुजी लोग पढ़िए। का हो, आ गए छठ मना के? छठ मनाने गए, मेरे लिए प्रसादी लेते आए आप? लाए हैं तो दिए कहाँ? मांगने पे देते हैं? कब लेते आइएगा? कल लेते आइएगा। है हल्ला नहीं, मारेंगे। है घर गई थी जी, तो क्लास का ही ना रही थी, ऑनलाइन करती थी। ठीक है। हाँ पूछिए ना। हाँ जी, तो उसको वेतन, उसको वेतन तो 7.5, सॉरी 3.5 गुना, 3.5 गुना तो 7 लाख ना, ऐसा नहीं होता है। बता दे रहे हैं। अगर मान लिया जाए, बैठ जाइए, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल है, उसको वेतन 3.5 लाख मिलेगा, लेकिन राष्ट्रपति निर्धारित कर देंगे कि एक राज्य से कितना मिलेगा, दूसरे राज्य से कितना मिलेगा। मिलेगा 3.5। जैसे राष्ट्रपति मान लिया जाए कि राजेंद्र आर्लेकर, बिहार झारखंड दोनों के हैं, तो राजेंद्र आर्लेकर को मिलेगा 3.5 लाख रुपया, लेकिन राष्ट्रपति निर्धारित कर देंगे। राष्ट्रपति कहेंगे कि बिहार के ये अस्थायी तौर पर राज्यपाल हैं, तो बिहार राज्य इसको 2.5 लाख देगा और झारखंड 1 लाख देगा, तो 2.5 बिहार 1 झारखंड, ये होता है। राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, मिलेगा 3.5 ही, मिलेगा 3.5 ही, रेशियो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, राष्ट्रपति की इच्छा पर है। जहां का अस्थाई है वहां से ज्यादा वेतन, जहां का अस्थाई है वहां से कम वेतन, ये बात है। ठीक है, चलिए पढ़ लिए। है रुकिए, आराम से एक एक करके। हाँ रुकिए रुकिए, नहीं सुने, आराम से आराम से। राज्यपाल, हाँ अच्छा, जब 2 राज्य का है तो शपथ दोनों मिलेगा। अब 2 गो पत्नी है तो सोना आपके साथ दोनों को है, तो शपथ दोनों लेगा। बताइए क्या बोल दिया है? हल्ला नहीं, हल्ला है, है? बोलिए। हाँ जी, राज्य में मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता। हाँ जी, हाँ जी, सेम सेम है, सेम सेम है। पढ़ लिए? आइए याद करवाते हैं। है आइए याद करते हैं अब, है हीरो सब, है आइए। किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की चर्चा? 162। 100 किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की चर्चा? 100। कौन अनुच्छेद कहता है राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा? 100 राज्य मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा सकते। कितना बार? एक बार ना। यह अधिकार कौन सा संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल को दिएगा? 44वां संविधान संशोधन 1900।
हल्ला कम कीजिए, क्वेश्चन का जवाब ज्यादा दीजिए। आप लोग हल्ला ज्यादा करते हैं, क्वेश्चन का जवाब कम देते हैं, समझिए। राज्य मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के? अगर मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति ना विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है, तो क्या वह मंत्री बन सकता है? हाँ, बन सकता है ना। कितने माह तक? कितने माह तक? अच्छा, 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना आवश्यक है ना जी। आए किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा? आए 91वां संविधान संशोधन 2000 15% कर लीजिएगा, इस सही कर ना लीजिएगा, कॉमन सेंस है ना। हाँ, आगे कौन अनुच्छेद कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे? 164। अच्छा, एक बात बताएंगे कि जो राज्य मंत्री परिषद होता है वह सामूहिक तौर पर किसके प्रति जवाबदेह होता है? विधान सभा के प्रति जवाबदेह होता है। और एक बात और बताएंगे कि विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद किसका सदस्यता लेना आवश्यक? दोनों में से बिना किसी सदन की सदस्यता के कोई व्यक्ति कितने माह तक मुख्यमंत्री पद पर है? कितने माह तक? 6 माह तक। मान लिया जाए अगर कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? नहीं। उनको हटाने को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें वे मतदान करेंगे? नहीं ना। आगे बताइएगा, राज्य सरकार के कार्य संचालन की चर्चा कौन अनुच्छेद? 166। राज्य सरकार के कार्य संचालन की चर्चा कौन? 100। मुख्यमंत्री के कर्तव्य की चर्चा 167। मुख्यमंत्री के कर्तव्य की चर्चा 167। दूसरी बात, राज्य मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय से राज्यपाल अवगत होना चाहता है, तो राज्यपाल को अवगत कौन करवाएंगे? मुख्यमंत्री। कौन करवाएंगे? मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता? महाधिवक्ता। राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता। आगे बताइएगा कि किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की चर्चा? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता? राज्यपाल ना। महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल होता है? किसके प्रसाद पर्याप्त पद धारक? महाधिवक्ता अपने पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस कर सकता है? हाँ या ना? कर सकता है ना? निजी प्रैक्टिस कर सकता है ना जी। चलिए ठीक है। इसके बाद महाधिवक्ता विधानसभा विधान परिषद के बैठक में भाग ले सकता है? एकदम से हाँ, लेकिन मतदान कर सकता है? नहीं ना। 1-2 पॉइंट लिखिए तो। एक पॉइंट लिखिएगा। महाधिवक्ता विधानसभा या विधान परिषद महाधिवक्ता विधानसभा या विधान परिषद की बैठक में भाग
महाधिवक्ता विधानसभा या विधान परिषद की बैठक में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, 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 परंतु ध्यान रहे कि मतदान नहीं कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि मतदान नहीं कर सकते हैं। कॉस्ट में अनुच्छेद 167, इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 177, सॉरी 67 नहीं 77, सॉरी 77, 177, सॉरी 177, 177, इसकी चर्चा है 177, ठीक है। चलिए आगे, राज्य विधायिका पढ़ाने से पहले कुछ चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभी आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, हम समझ सकते हैं, हम भी विद्यार्थी रहे हैं, ऐसा नहीं कि मां के गर्भ से ही मास्टर बन के पैदा हो गए ना, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए बहुत सारा मन में विचार आ रहा होगा, लेकिन आप याद कीजिए तीनों बैच में कुछ बात हम कॉमनली बोले हैं। जैसे एक बार हम बोले हैं आज से 3, 4, 5, 6 महीना पहले, 5-6 महीना पहले नहीं, 3 महीना पहले हम बोले थे, क्या बोले थे? 2 नाव की सवारी कभी भी आपको सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता है, ये बात बोले थे। हर बैच में बोले हैं, तीनों बैच में बोले हैं, बहुतों बार बोले हैं ना। तो इसका क्या यहां से हम समझाना क्या चाह रहे थे आपको? यहां से हम आपको यह बात समझाना चाह रहे थे कि अगर आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, आप आंख बंद करके हम पे विश्वास कीजिए, हमको फॉलो कीजिए और 100% फॉलो कीजिए। और अगर आप कर रहे होंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे, ये बात हम आपको लिख करके दे सकते हैं। अभी जो लोग पूर्णता फॉलो नहीं किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि अब क्या करें, लुसेंट करे, क्राउन करे, पूर्वावलोकन करे, एसपीडी करे, नोट्स करे कि क्या करे? हाँ, या टॉनिक कर ले। तो अब आपके मन में यह पूरा विचार आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप देखिए कहीं पर भी देखिए, एक चीज आप याद रखिए, ये सब चीज आपके जीवन में भी काम आएगा, जीवन जीने में काम आएगा। अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो आंख बंद करके विश्वास कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो मत कीजिए, समझ गए? मान लिया जाए कि पति पत्नी के बीच आप देखते होंगे झगड़ा होता होगा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? विश्वास की कमी, शक, शंका। और शक और शंका का कोई इलाज नहीं है। शक और शंका लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो सकता, समझ गए? और अगर आप अपनी पत्नी पर सच में आंख बंद करके विश्वास करेंगे ना, वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगी। अगर आप शंका करेंगे, धोखाधड़ी करेगी वो आपको सामने में दिखाएगी हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन पीछे में वो गलत करेगी अगर आप उस पर शक करते हैं तो। लेकिन अगर आप आंख बंद करके 100% विश्वास करते हैं अपनी पत्नी पर, तो वो गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगी कि हम पे इतना आंख बंद करके हमारे पति विश्वास करते हैं और हम उसके साथ धोखाधड़ी कर दें। उसका आत्मा एलाउ नहीं करेगा, हम आपको बोल रहे हैं, उसका आत्मा एलाउ नहीं करेगा, समझ गए?
जो समझा रहे हैं समझिए ना, आप ज्यादा बोलिए मत, समझ गए? तो ये बात है। और साथ ही साथ आज से अगस्त के टाइम में हर बैच में बोले थे छठ जाते जाते सिलेबस खत्म हो जाएगा, और लगभग छठ जाते जाते सिलेबस खत्म हो गया है। हम बोले हैं भाग 5 खत्म, पॉलिटी खत्म, अब पॉलिटी में कुछ नहीं है। तो हम जो भी बोले हैं हमने वो किया है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको कुछ नहीं मिला है, इसमें आपकी कमी है, आपकी कमी एकदम 100% आपकी कमी है, 100% आपकी कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपने तरफ से टेस्ट के थ्रू आपके सिलेबस को खत्म करके रखा है। टेस्ट के कोई कहता है सिलेबस खत्म नहीं है, क्या बात करते हैं, 35 सेट निकालिए दिखा देते हैं से सिलेबस खत्म है कि नहीं खत्म है। सेट के थ्रू हमने आपको सिलेबस खत्म करके रखा है, पढ़ा करके हमने आपको सिलेबस खत्म कर दिया है। होमवर्क के थ्रू हम आपको सिलेबस खत्म कर रहे हैं, और इस सप्ताह होमवर्क में है आपको मॉडर्न, पूरा मॉडर्न है, पता है ना, पूरा मॉडर्न। आज लिख करके भी हम नोटिस भेज देंगे, समझ गए? हर चीज के थ्रू हम आपको इतना कुछ किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नकारात्मक लोग, और उससे हमको कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम जो करते हैं ठोक पीट करके करते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं, समझ गए? तो एक बात तुम लोग जान लो, हमको तुमसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को तुम अपने दिमाग में बैठा लो। मेहनत करने वाले लोग हैं जी, मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे साथ कोचिंग इंडस्ट्री में जितना गलत चीज हुआ है उतना किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी गिरे उठे, फिर गिरे फिर उठे, समझ गए? तो हम मेहनत करने वाले लोग हैं, और निरंतर मेहनत करने वाले लोग हैं। देख लीजिए ना, दिवाली तक के रोज क्लास लिए, छठ तक के रोज क्लास लिए। इससे आप हमारी निरंतरता को समझ सकते हैं, इससे आप हमारे त्याग को समझ सकते हैं। हम हमेशा बोलते हैं अगर त्याग सीखना है ना तो रोशन आनंद से त्याग सीखो तुम लोग, समझा? लेकिन तू लोग सीखेगा थोड़े सही चीज। वही हम मान लिया जाए कि हम गुटखा खाएंगे, तो देख लेगा मास्टर बा गुटखा खा रहा है तो हम भी खाएंगे गुटखा। मास्टर सिगरेट पी रहा है, देख लिया सिगरेट पीते हुए, हम भी सिगरेट पिएंगे। कभी भी सही चीज का कॉपी नहीं करता है कोई, गलत चीज का कॉपी हर कोई करता है। हमसे ई तू लोग नहीं सीखेगा कि हम त्याग कर रहे हैं, लेकिन हमें जो गलत चीज है, जैसे मेरा नाखून हमेशा बड़ा रहता है, बड़ा रहता है मेरा नाखून, ये गलत चीज है, हमको पता है ये चीज। तो ये देखेगा मास्टर का नाखून बड़ा है, हम भी बड़े रखेंगे, ये गलत चीज है। जबकि तो लोग गलत चीज को जल्दी एक्सेप्ट करता है और सही चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, समझ गए? तो अब सबसे बड़ा जो समस्या है हम लोगों के सामने वह है समसामयिकी की घटना, करंट की घटना। करंट सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने। और इस वैकेंसी से पहले तक हम आपको बता दें, हम करंट परीक्षा से 2-3 दिन पहले पढ़ाते थे। अभी तो 20-22 दिन 25 दिन जो भी समय है जो भी समय है 20-25-22 दिन जो भी समय है, 20 दिन हमारे पास समय है। 20 दिन में करंट बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको कराएंगे। जैसे हमने आपको हिस्ट्री बेहतरीन तरीका से कराया है, पॉलिटी बेहतरीन तरीका से कराया है, ज्योग्राफी बेहतरीन तरीका से कराया है, उसी प्रकार से करंट भी हम बहुत बेहतरीन तरीका से कराएंगे। और हम आपको कई बुक करंट के संदर्भ में कई चीज को लेकर हम आपके साथ चलेंगे, कई चीज को लेकर हम आपके साथ चलेंगे करंट के संदर्भ में। और अभी जो है जाएंगे बिट्टू सर से मिलेंगे, उसके बाद क्लास को लेकर के जो है कैसे क्या है नहीं है सारा डिसीजन लेंगे, और सारा निर्णय टेलीग्राम, सारा जो डिसीजन लेंगे क्लास के प्लानिंग, क्लास को लेकर जो प्लानिंग करेंगे अभी, तो वो सारा चीज जो है हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। आज रात में आप टेलीग्राम चैनल जरूर देखिएगा, कल क्लास आने से पहले आप टेलीग्राम चैनल जरूर देख करके आएंगे।
कल क्लास आने से पहले। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को बोल रहे हैं, आप जरूर देखेंगे। वहां से क्लास को लेकर के सभी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होगा और आगे क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखें, ये भी बात हम बोले हैं क्लास में। कौन क्लास में बोले हैं? तीनों में बोले होंगे हो सकता है, या किसी एक में बोले होंगे, दूसरे में नहीं बोले होंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए वैसा लेते हैं जो आप तुरंत समझ जाते हैं, और कोई मेरा दूसरा पर्पस नहीं होता है, समझ गए। देखिए अगर कोई औरत गर्भवती होती है, शुरू 5-6 महीना विशेष ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अंतिम का जो 2-3 महीना होता है उसमें बहुत अधिक विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। उसी समय सुई लगता है, उस समय सब चीज ध्यान देना पड़ता है, समझ गए। तो परीक्षा के लास्ट टाइम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप पे। तो आपसे यहां से हम एक बात जानना चाहते हैं, क्योंकि सुबह में जब हम क्लास ले रहे थे तो एक विचार मेरे मन में आया। मेरे मन में यह विचार आया कि पूरे नोट को क्लास में याद करवा दे बोल करके। जैसे समझाने के बाद हम आपको नोट लेकर के, या कभी ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है तो बोर्ड के थ्रू याद करवाते हैं ना, मतलब एक प्रकार से क्लास में रिवीजन करवा दें। तो ये विचार हमको अच्छा लगा और अचानक ये विचार हमारे मन में आया। और इससे पहले वाले वैकेंसी में भी हम करवाए हुए थे, अगर आप याद करें तो। इससे पहले वाले वैकेंसी में 2213 वाले में लास्ट टाइम में लूसेंट ऑब्जेक्टिव से हम सिलेबस का रिवीजन करवाए थे। अगर कोई किए होंगे तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से करवाए थे, 2213 वाला में लूसेंट ऑब्जेक्टिव से करवाए थे। लेकिन इसमें जो है अपने नोट से करवाएंगे, वो नया हो जाएगा, इन लोगों के लिए नया हो जाएगा। जिसको जो पढ़ाए हैं उसी से रिवीजन, दूसरा चीज से रिवीजन करवाएंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, समझे। तो ये चीज है। अच्छा ये चीज देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि क्लास में ही बैठे रहेंगे, तो क्लास में बैठे रहेंगे मतलब वो चीज हम आपको पढ़ा थोड़े रहे हैं, वो चीज तो हम आपको याद करवा रहे हैं। घर पर जो बैठ करके आप याद करेंगे वो चीज हम आपको क्लास में करवा दे रहे हैं। तो हो सकता है ये चीज बहुत को पसंद हो, बहुत को पसंद ना हो। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं? मैक्सिमम लोग तो इसने हैं। चलिए ठीक है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई, ठीक है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रहा है। लेकिन यही है, बैठना पड़ेगा क्लास के तरह 1.5 घंटा ना, उसमें बैठना पड़ेगा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, लेकिन उसमें गैप दे देंगे। जैसे 1.5 घंटा याद करवाए तो 10 मिनट गैप, फिर 1.5 घंटा याद करवाएंगे, फिर 10 मिनट गैप, तब खत्म हो पाएगा। समझ रहे हैं? क्लियर है ना? मतलब इसके पक्ष में आप लोग हैं। आज जो है 3 से 5 बताइए, आज 2 से 5 आज भी मेरा क्लास नहीं हो पाया। आज क्या हुआ, तो कोचिंग को लेकर के एक मीटिंग था पटना अनुमंडल में, समझ गए। पहले स्टाफ को भेजे, लेकिन वहां पर जो है कह दिया कि नहीं डायरेक्टर को आना जरूरी है, तब हमको जाना पड़ा वहां पे, समझ गए। आज भी 2 से 5 बैच नहीं हुआ। बिट्टू सर लिए क्या घंटा लिए? 1 घंटा बस, 1 घंटा। पढ़ाना चाहिए उनको, ठीक है। चलिए, तो पढ़ाते आज और, परंतु कुछ चीज हम आपको समझाए हैं। और अभी भी देखिए, कहा जाता जब जागो तब सवेरा। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी 1 नाव की सवारी कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे ही नाव पे चढ़िए ना, कभी नहीं बोले, किसी को नहीं बोले हैं। तो अभी भी हम आपको यही कहेंगे, इसे सीखिए आप अपने जीवन में। लड़का लोग इधर से निकलेंगे, लड़की लोग इधर से निकलेंगे, और कल के क्लास को लेकर टेलीग्राम पर सूचना मिलेगा, और उस सूचना के अकॉर्डिंग आप कल से क्लास आएंगे, ठीक है। टेलीग्राम विजिट करके कल आप क्लास आएंगे। है ऊपर में पंखा है, कुछ हो जाएगा, महाराजा जी बहाल है।
लड़की लोग निकलिए इधर से। बोलिए ना। क्या? कोर्ट मार्शल, हाँ पूछिए ना। सैन्य न्यायालय में राष्ट्रपति राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करता। सैन्य न्यायालय पढ़ाएंगे, बता देंगे, पढ़ाएंगे।